नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज भारत आएंगे भूटान के प्रधानमंत्री, पत्नी के साथ जाएंगे गया और अयोध्या। दिल्ली में आज से जीएसटी परिषद की होगी बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी बैठक में जीएसटी रिफॉर्म पर लिया जाएगा फैसला। दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की आज बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होगी बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का आज फिर से लगेगा जनता दरबार। सीएम पर 20 अगस्त को जन सुनवाई के दौरान हुआ था हमला। मराठा आरक्षण आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई आज। कल जरांगे ने अनशन खत्म किया। कोर्ट ने आज सुबह तक मैदान खाली करने को कहा था। दिल्ली में 10,000 लोगों का रेस्क्यू। पंजाब के 1400 गांवों में बाढ़। अब तक 30 की मौत। हरियाणा में 200 स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आज से जीएसटी परिषद की बैठक होगी। तो आज से 2 दिन चलेगी जीएसटी परिषद की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में जीएसटी रिफॉर्म पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी, जहां इस बैठक में जीएसटी रिफॉर्म पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में आज से जीएसटी परिषद की बैठक होगी। तो आज से 2 दिन चलेगी जीएसटी परिषद की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में जीएसटी रिफॉर्म पर फैसला लिया जाएगा। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से जीएसटी परिषद की बैठक होगी। आज से 2 दिन चलेगी जीएसटी परिषद की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में जीएसटी रिफॉर्म पर फैसला लिया जाएगा। तो इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आज से इस बैठक की शुरुआत होने वाली है और आज से 2 दिन तक ये बैठक चलेगी और इस बैठक में जीएसटी रिफॉर्म पर फैसला लिया जाएगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज से 2 दिन तक चलेगी जीएसटी परिषद की बैठक। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम रेखा गुप्ता का आज फिर से जनता दरबार लगेगा। तो हमले के बाद आज पहली बार जनता दरबार में आएंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो सीएम खुद पर हुए हमले के बाद जनता दरबार बंद कर दिया था और आज एक बार फिर से जनता दरबार लगेगा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिछले 20 अगस्त को जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था। तो आज एक बार फिर से जनता दरबार लगने वाला है और दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से इसको लेकर अलर्ट हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले के बाद आज पहली बार जनता दरबार में आएंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। आपको बता दें, इससे पहले 20 अगस्त को उन्होंने जनता दरबार लगाया था, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला किया गया और उसके बाद जनता दरबार नहीं लगाया। और आज हमले के बाद जनता दरबार में आएंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो आज के दिन को लेकर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज जनता दरबार में आएंगी। इससे पहले 20 अगस्त को जब जनता दरबार में वो आई थी तो उन पर हमला किया गया। तो आज लगने वाले जनता दरबार को लेकर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार बीजेपी नेताओं की आज मीटिंग होगी। तो दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की आज मीटिंग होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को बुलाया है। तो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही वोटर अधिकार यात्रा के बाद की फीडबैक लेंगे अमित शाह। तो इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी और साथ ही वोटर अधिकार यात्रा के बाद की फीडबैक भी लेंगे अमित शाह। तो दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की आज बैठक होगी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार बीजेपी नेताओं की आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को दिल्ली बुलाया है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी और साथ ही वोटर अधिकार यात्रा के बाद का फीडबैक भी लेंगे अमित शाह। आगे बढ़ते हैं खबरों में और देश की बात में आप बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पीएम आवास योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। बसंत कुंज योजना में पीएम आवास दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। तो पीएम आवास दिलाने के नाम पर 18 लोगों से ठगी की गई। एलडीए ने दर्ज कराई गोमती नगर थाने में एफआईआर। मोहम्मद तालिब ने खुद को एलडीए का प्रशासनिक अधिकारी बताया। अधिकारी बताकर 18 लोगों से लाखों रुपए वसूले हैं। तो फर्जी आवंटन पत्र थमाकर लोगों को ठगा गया। एलडीए की जांच में सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। गोमती नगर थाने में फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पीएम आवास योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। बसंत कुंज योजना में पीएम आवास दिलाने के नाम पर करीब 18 लोगों से ठगी की गई है। तो फिलहाल गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब खबर है गौतम बुद्ध नगर से, जहां भारी बारिश से प्रशासन अलर्ट है। डीएम मेधा रूपम ने अवकाश का आदेश दिया है। 3 सितंबर को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। तो बंद रहेंगे नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल। आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई की भी चेतावनी जारी की गई है। तो सोमवार से निरंतर जारी है बारिश का सिलसिला और इसी को देखते हुए डीएम ने अवकाश घोषित किया है। मौसम विभाग ने 5 सितंबर तक अलर्ट जारी किया है। नोएडा सहित समूचे एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और इसी के चलते डीएम ने सभी स्कूलों में छुट्टियों का आदेश दिया है। तो गौतम बुद्ध नगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट है और भारी बारिश के मद्देनजर डीएम मेधा रूपम ने अवकाश का आदेश दिया है।
आगे बढ़ते खबरों में अब खबर लखनऊ से है, जहां फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का टैक्स फ्रॉड किया गया है। शिकायत पर नारायण इंटरप्राइजेस पर एफआईआर दर्ज हुई है। राजकर के उपायुक्त भूपेंद्र सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजकर विभाग की जांच में ये बड़ा फ्रॉड सामने आया है। बड़े टैक्स फ्रॉड मामले में विकासनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। नारायण इंटरप्राइजेस मालिक अमित कुमार पर एफआईआर दर्ज हुई है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण लिया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों का टैक्स फ्रॉड किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शिकायत पर नारायण इंटरप्राइजेस पर एफआईआर दर्ज की गई। राजकर विभाग की जांच में बड़ा फ्रॉड सामने आया है। बड़े टैक्स फ्रॉड मामले में विकासनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, नारायण इंटरप्राइजेस मालिक अमित कुमार पर एफआईआर दर्ज की गई है। आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां आतिशबाजी निर्माण को लेकर प्रशासन सतर्क है। तो ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार ने बैठक की है। बैठक में शामिल रहे स्थायी आतिशबाजी के लाइसेंसी, तो विक्रय व निर्माण लाइसेंस धारकों संग ये बैठक हुई है। बैठक में सुरक्षा मानक पूरे करने पर जोर दिया गया है। तो आगामी दीपावली को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आने वाले दीपावली त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट है। आतिशबाजी निर्माण को लेकर प्रशासन की तरफ से सतर्कता दिखाई गई है। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार ने बैठक की है और इस बैठक में निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आगामी दीपावली को लेकर जारी किए गए निर्देश। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। कानपुर के आईआईटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। समन्वय से उद्योग अकादमिक जुड़ाव कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह करीब 9:30 बजे का समय जब आईआईटी के मुख्य सभागार में ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभिमुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे सीएम। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल की लॉन्चिंग भी करेंगे सीएम योगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज सीएम योगी के कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, कानपुर आने वाले हैं, पूरा कार्यक्रम क्या है, क्या कोई बैठक भी होगी, पूरी जानकारी क्या है, जरा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज करीब 9:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचेंगे और जिस प्रकार से उनका शेड्यूल है, वहां पर उद्योग अकादमी और जुड़ाव के कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां पर भी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के अंतर्गत इसको आयोजित अभिमुखीकरण और कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। तो कहा जाए ये कानपुर का इनका कार्यक्रम है। इसके बाद जो है इनका एक पोर्टल को लॉन्च करेंगे, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश की जनता अपनी सोच को, अपनी नीतियों को और क्या सुविधाएं और या कोई प्रॉब्लम है तो उस पोर्टल के माध्यम से जो है अपनी परेशानियों को या अपनी नीतियों को जो है बता सकती है कि क्या क्या उसमें सुधार किए जा सकते हैं। तो इसकी लॉन्चिंग प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो
17 तारीख से 2 तारीख तक जो पखवाड़ा एक प्लान चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, इसी मौके पर इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो है सांसद, मंत्री और विधायक, इनके कार्यकर्ता सभी लोग शामिल रहेंगे। जिस प्रकार से विपक्षी दल लगातार जो है सरकार को घेर रहा है, तो उनके सवालों का जवाब जो है घर घर जाकर के जनता को बताएंगे, जिससे कि जो जनता के अंदर कंफ्यूजन हो गया है, चाहे वो वोट चोरी हो या बाकी अन्य योजनाओं को लेकर के हो। साथ ही साथ सभी मंत्री और कार्यकर्ता और सांसद घर में जिस प्रकार से केंद्र की योजना, उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, वो जाकर के जो है वहां पर घर में जाकर के सारी जानकारी देंगे, हर एक व्यक्ति को जानकारी देंगे, जिससे उन योजनाओं का जो है उत्तर प्रदेश की जनता फायदा उठा सके। इसी को लेकर के जो है आज 12 बजे के करीब जो है योगी आदित्यनाथ इस पर बैठक करेंगे। संगठन के महामंत्री भी मौजूद होंगे, डिप्टी सीएम मौजूद होंगे। इस पर पूरी वार्ता चलेगी कि किस तरीके से जो है 17 तारीख से इस प्रोग्राम की जो है शुरुआत की जा सके, जिससे कि अपनी योजनाओं को और विपक्षी दलों के सवालों का जवाब जो है जनता तक पहुंचाया जाए, जिससे कि सबसे जो कंफ्यूजन विपक्षी दलों ने कर रखा है, उस कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज कानपुर आने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आईआईटी के मुख्य सभागार में कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में 164 सालों से चली आ रही ऐतिहासिक रामलीला का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही प्रांतीयकृत रामलीला का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी की इस घोषणा से धर्मनगरी में उत्साह और हर्ष का माहौल है। आपको बता दें कि काशी के बाद चित्रकूट की रामलीला उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रामलीला है, जिसका आयोजन हर साल बड़े श्रद्धा और भव्यता के साथ किया जाता है। नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि भगवान श्री राम अपने वनवास का सर्वाधिक समय चित्रकूट में बिताया था। इसी धार्मिक महत्व को देखते हुए 163 साल पहले जिला मुख्यालय करवी में रामलीला की परंपरा शुरू हुई थी, जो आज भी पूरे गौरव के साथ निभाई जा रही है। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी चित्रकूट के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने चित्रकूट की रामलीला का प्रांतीयकृत दर्जा देने का फैसला लिया है, जिससे अब इस आयोजन को राज्य सरकार का संरक्षण और सहयोग मिलेगा। पावन नगरी करवी दुष्ट मैदान में पिछले 164 वर्षों से लगातार रामलीला का मंचन होता चला आ रहा है। कल उसी संबंध में आगामी आने वाले समय में जो रामलीला का मंचन होना है, उस पर नगर के सभी प्रबुद्ध लोगों के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में मुझे भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और खबर लखनऊ से है, जहां आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। छापामार पकड़ी 100 पेटी अवैध शराब। आबकारी थाना पारा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की वजह से ये पर्दाफाश हुआ है, जहां पिकअप वाहन सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आबकारी अधिनियम के तहत फिलहाल मामला दर्ज किया गया है और छापेमारी में शामिल रहे आबकारी निरीक्षक अखिल गुप्ता, प्रदीप भारती व विजय। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आबकारी थाना पारा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। पिकअप वाहन सहित एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। छापेमारी में शामिल रहे निरीक्षक अखिलेश कुमार। आबकारी अधिनियम के तहत फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और छापेमारी में शामिल रहे कई आबकारी अधिकारी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
जहां आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 100 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई है। आबकारी थाना पारा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं अर्थी। ब्रेक से वापस आ चुके, रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी, जहां पकौड़ी खाने से 10 लोगों की हालत बिगड़ी है। गंभीर हालत में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक ही परिवार के 10 लोगों की तबीयत बिगड़ने से सनसनी फैली है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गंभीर हालत में 4 को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पीड़ितों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के करीब 10 लोगों की हालत बिगड़ी। तो पकौड़ी में जहरीला पदार्थ होने की आशंका है। थाना तंबौर क्षेत्र के नरना पकौड़ी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 10 लोगों की हालत बिगड़ी है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अबरार जुड़ चुके हैं। अबरार, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि एक ही परिवार के 10 लोगों की हालत बिगड़ी है और साथ ही ये भी जानकारी है कोई जहरीला पदार्थ होने की भी आशंका जताई जा रही है। जांच में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं और जो बीमार है उनकी स्थिति फिलहाल क्या है? अबरार जी, आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला थाना तंबौर क्षेत्र के नरना पकौड़ी गांव का मामला है, जहां पर बताया गया है कि एक ही परिवार के इन लोगों ने रात में पकौड़ी बनाई थी, बताया जा रहा है, जिसके चलते सभी लोगों ने इनको खा लिया। इसके बाद हालत बिगड़ने लगी। हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें सीतापुर के लिए रेफर करना पड़ा। तो 4 लोग जो हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसके अलावा जो 6 लोग हैं, वो नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है परिवार वालों ने आशंका जताई है कि कोई चीज इसमें मिली, जहरीली पदार्थ मिला हो सकता है, जिसके चलते पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ गई। और इस हालत डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि इसमें फूड पॉइजनिंग तो बताया जा रहा है, लेकिन इतना अधिक है कि अभी तक जो बच्चे हैं वो भी नहीं हो पाए, उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इसको लेकर पुलिस भी सूचना दे दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, देखना होगा जांच में क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 10 लोगों की हालत बिगड़ी है। फिलहाल सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां आगामी पीईटी परीक्षा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों और मुख्य मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। एएसपी भदौरिया ने साफ निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके तहत मुख्य मार्गों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अमरोहा पुलिस परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस बल को सतर्क रहने और हर स्थिति से निपटने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं।
और अब खबर राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां महंगी कार से गौमांस बरामद हुआ है और इसी के साथ हड़कंप मचा। हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ी गाड़ी से ये बरामदगी की गई है। पार्किंग की फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी थी बिना नंबर की गाड़ी। तो गाड़ी की डिग्गी में कई कैरी बैग्स में रखा था गौमांस लेकर कहीं जा रहा था गाड़ी का मालिक। चौकी प्रभारी शिवानी सिंह ने छापा मारकर ये बरामदगी की गई। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, थार गाड़ी को कब्जे में लिया गया है। मालिक वासिफ से पूछताछ जारी है। अमीनाबाद के क्वीन रोड का निवासी है ये आरोपी। हजरतगंज एसीपी विकास जायसवाल मौके पर पहुंचे हैं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की मौजूदगी भी रही है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, महंगी कार से गौमांस बरामद किया गया है और इसी के साथ हड़कंप मचा। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पार्किंग के फर्स्ट फ्लोर पर ये गाड़ी खड़ी थी, महंगी गाड़ी, और इसी गाड़ी से गौमांस बरामद किया गया है। फिलहाल मालिक से, जो कि आरोपी है, उससे पूछताछ जारी है। पार्किंग की फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी थी बिना नंबर की गाड़ी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, गाड़ी की डिग्गी में कई कैरी बैग्स में रखा था गौमांस। फिलहाल बरामद कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ जारी है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन के पूर्वी गेट के पास एक खतरनाक हादसा होते होते टल गया। दरअसल निर्माणाधीन सड़क और नाले के बीच बने गड्ढे में एक बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर गिर गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो इस हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक समेत युवक को गड्ढे में गिरते हुए साफ देखा जा सकता है। घटना मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र की है, जहां बिना किसी सुरक्षा बैरिकेडिंग या चेतावनी चिन्ह के बीच सड़क पर नाला निर्माण का काम चल रहा था और उसी दौरान एक बाइक सवार युवक तेजी से वहां से गुजर रहा था और अचानक वो गड्ढे में जा गिरा। गनीमत ये रही कि उस गड्ढे में पड़ी धारदार छड़ें, जो किसी भी वक्त मौत का कारण बन सकती थी, युवक के शरीर में नहीं घुसी। स्थानीय लोगों ने तुरंत रस्सी की मदद से युवक को बाहर निकाला, जिसके बाद उसकी जान बच गई। ये घटना सड़क निर्माण में बरती जा रही लापरवाही को उजागर करती है। ना तो निर्माण स्थल पर कोई सुरक्षा इंतजाम था और ना ही राहगीरों को आगाह करने के लिए कोई साइन बोर्ड लगाया गया था। हादसे के बाद क्षेत्र में जनाक्रोश देखने को मिल रहा है और लोग प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिना सुरक्षा उपायों के निर्माण काम क्यों किया जा रहा। वायरल वीडियो ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी आरएस सेंगर पर निर्माण कार्यों में कमीशन लेने का बड़ा आरोप लगा है।
कमीशन लेने का आरोप जनपद पंचायत के ही सब इंजीनियर ने लगाया है और इसकी शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अलावा पंचायत विभाग के मुख्य सचिव से भी की गई है। अंबिकापुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत खलीबा में कलेक्टर के द्वारा 20 लाख रुपए लागत से बनने वाले सीसी रोड के निर्माण की स्वीकृति पिछले दिनों ही की गई थी। डीएमएफ मदद से स्वीकृत सड़क निर्माण का जैसे ही काम शुरू हुआ, आरोप है कि जनपद पंचायत के सीईओ ने सचिव के माध्यम से कमीशन मांगना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सब इंजीनियर में आरोप लगाया कि पंचायत को निर्माण एजेंसी बनाकर जब काम शुरू कराया जाता है तो उन्हें काम करने नहीं दिया जाता और कई कमियां बताकर जनपद पंचायत के सीईओ खुद ठेकेदार बनकर काम करना चाहते हैं। वो इसके लिए कुछ पंचायत सचिवों को भी रखे हुए हैं जो उनका काम कराते हैं। इतना ही नहीं, ये भी आरोप है कि निर्माण काम घटिया होना या अधूरा होना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कमीशन मिलने पर सभी काम मूल्यांकन करने के लिए उनके द्वारा दबाव भी बनाया जाता है। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाई है। 16 वर्षीय किशोरी की मौत रहस्य बनी है। कक्षा 10वीं छात्रा थी मृतक किशोरी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्नी को दवा दिलाने गया था पति और उसी दौरान 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाई। 16 वर्षीय किशोरी की मौत रहस्य बनी है, जहां पिता घर से दवा लेने बाहर गए और उसी दौरान छात्रा ने फांसी लगाई है। के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कक्षा 10 में छात्रा पढ़ती थी, फांसी लगा ली है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, पोस्टमार्टम में जाहिर तौर पर जो खुदकुशी का जो कारण है वो हैंगिंग आया है और इस पूरे मामले में ये पूरा लखनऊ का घटनाक्रम है। और लखनऊ के माल कस्बे में 10वीं में पढ़ने वाली जो छात्रा है जिसका नाम प्रतिज्ञा है, वो कल घर पे अपने 9 साल के भाई के साथ शिवा के साथ अकेली थी और कल उनके जो पिता है सत्यनारायण, वो अपनी पत्नी की दवा लेने के लिए लखनऊ आए थे और इसी बीच में प्रतिज्ञा ने, जो 16 साल की उनकी बेटी थी, उसने अपने कमरे में जाकर के खुद को कैद कर लिया और वहां पर फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। पुलिस भी और घर वाले भी इस प्रेमा फेसी खुशी के लिहाज से जोड़ करके देख रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी अन्य चोटों के निशान नहीं है। लेकिन कारण क्या रहा खुदकुशी का, क्यों आखिरकार प्रतिज्ञा ने खुद को मौत के गले लगाया, ये अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया। अब जरूर पुलिस भी और घर वाले भी इस बात की खोजबीन कर रहे हैं।
ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कक्षा 10 की छात्रा ने फांसी लगाई है। फिलहाल जांच जारी है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां 7 सितंबर को होगी स्क्रीनिंग परीक्षा। स्क्रीनिंग में सफल अभ्यर्थी दे सकेंगे मुख्य परीक्षा। संस्थान ने जारी किए परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश पत्र। तो नर्सिंग के 665 पदों की जारी है भर्ती प्रक्रिया। 200 अन्य पदों के लिए भी भर्ती की जारी है। करीब 50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो सुबह 9 से 11 बजे तक एक पाली में स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और सुबह 9 बजे से 11 बजे तक एक ही शिफ्ट में स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। 7 सितंबर को स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आने वाले 7 सितंबर को स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। सुबह 9 से 11 बजे तक एक ही पाली में स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर कोरिया से है, जहां बैकुंठपुर एसपी ऑफिस निर्माण के लिए भूमि चयन का मामला पेचीदा होता जा रहा है। आरपीपीजी कॉलेज की भूमि पर कार्यालय निर्माण अब राजनीतिक मुद्दा भी बनने लगा है। पूर्व विधायक अंबिका सिंह देव ने छात्रों का साथ देते हुए इस फैसले को गलत ठहराया है। विधायक ने कहा कि संबंधित जमीन शैक्षणिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। प्रस्तावित भूमि पर कार्यालय निर्माण से भविष्य में महाविद्यालय के विस्तार में बाधक बनेगा। यही नहीं, पूर्व विधायक के संबंध को लेकर महाविद्यालय ज्वाधमके और छात्रों से संवाद भी स्थापित किया। इस दौरान कई छात्रों ने कॉलेज की भूमि छीनने से बचाने पर जोर दिया। छात्रों से चर्चा करते हुए भरोसा दिलाया कि उच्च शिक्षा को लेकर भविष्य में किसी तरह की दिक्कत नहीं खड़ी होनी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, मुख्तार अहमद और आशीष यादव भी मौजूद रहे। और अब खबर जालौन से है, जहां स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित 3 नर्सिंग होम सीज कर दिया है। ये कार्रवाई कदौरा थाना क्षेत्र के कदौरा कस्बे में की गई है, जहां लंबे समय से अवैध रूप से नर्सिंग होम संचालित होने की शिकायतें मिल रही थी। जानकारी के अनुसार सीएमओ के निर्देश पर कदौरा कस्बे में संचालित नर्सिंग होम्स पर सीएससी प्रभारी व मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान मां शारदा मेडिकल सेंटर, नारायण क्लिनिक और खान क्लिनिक नामक 3 निजी अस्पतालों को मौके पर जरूरी दस्तावेजों की कमी और अवैध संचालन के चलते तुरंत सील कर दिया गया है। छापेमारी के दौरान पाया गया कि कुछ नर्सिंग होम्स सिर्फ एक कमरे में संचालित हो रहे थे, जहां ना तो मरीजों की सुरक्षा के मानक पूरे हो रहे थे और ना ही प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ मौजूद था। ये सभी केंद्र बिना किसी वैध लाइसेंस और चिकित्सा मानकों के खुलेआम कार्यरत थे, जिससे मरीजों की जान को गंभीर खतरा बना हुआ था। हमारे यहाँ जो कदौरा में पीएससी है, उनके डॉक्टर साहब द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय से सीएमओ के आदेश के अनुपालन में सीएमओ साहब का एक आदेश आया था 23/8 को। उसमें कहा गया कि एक कमरों में नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं
इनकी सघन जांच की जाए। तो कार्यालय अधीक्षक और चिकित्सा अधीक्षक द्वारा कदौरा के मजिस्ट्रेट की मांग की गई, पुलिस प्रशासन की मांग की गई, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी द्वारा मुजनायब तहसीलदार कदौरा को इस काम में इनका सहयोग प्रदान करने के लिए नामित किया गया। आज मेडिकल की टीम के साथ मैं और पुलिस प्रशासन औचक निरीक्षण किया कदौरा में घूम के, और माँ शारदा मेडिकल सेंटर ये एक मेडिकल स्टोर था, इसके अंदर ये रामलीला मैदान में है। और अब खबर एटा से है, जहां जीएसटी विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। 2,57,21,297 रुपए का घोटाला हुआ। फर्जी प्रपत्रों से बनाई गई 5 फर्म, 2 अधिकारी और 1 बाबू पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जलेसर कस्बे में फर्जी कागजों से फर्म 5 बोगस फर्म बनाकर क्लेम किया गया। राजकर अधिकारी सुशील एटा में तैनात हैं। प्रशांत कुमारी सस्पेंड, बाबू दुष्यंत इटावा में कार्यरत। तो एफआईआर शासन के निर्देश पर दर्ज हुई है। जांच पड़ताल में एजेंसियां जुटी हुई हैं। एटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजकर अधिकारी सुशील एटा में तैनात, प्रशांत कुमारी सस्पेंड, बाबू दुष्यंत इटावा में कार्यरत। एफआईआर शासन के निर्देश पर दर्ज हुई है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं एजेंसियां। एटा से खबर आपको बता रहे हैं, जीएसटी विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। एटा में जीएसटी विभाग में 2,57,21,297 का बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां पर एक एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें, फर्जी प्रपत्रों के माध्यम से 5 फर्म एवं 2 अधिकारी और 1 बाबू पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं आपको बता दें, जलेसर कस्बे में फर्जी प्रपत्रों द्वारा फर्म बनाई गई थी। आपको बता दें, 5 बोगस फर्म बनाकर क्लेम किया गया था। पहले 5 फर्म पर एफआईआर दर्ज की गई। वहीं आपको बता दें, राज्य कर अधिकारी सुशील एटा में तैनात है। प्रशांत कुमारी सस्पेंड हुई हैं। वही बाबू दुष्यंत इटावा में कार्य करता है। शासन के निर्देशन पर एफआईआर दर्ज हुई है। जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। अब देखने वाली बात है कि अगर एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। एटा से सुरेश भास्कर के साथ ज्ञानेश कुमार के निजुंडिया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कासगंज जनपद के कोतवाली सोरो क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर में खेत से पानी निकालने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। मामूली कहासुनी के बीच मामला इतना बढ़ गया कि झगड़े के दौरान 70 वर्षीय वृद्ध रक्षपाल की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि झगड़े के दौरान दूसरे पक्ष ने वृद्ध को धक्का दे दिया, जिससे वो गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक रक्षपाल की साल 2017 में हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। ऐसे में गिरने के कारण उनकी अचानक हालत बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। अमरोहा जिले के आदमपुर कस्बे में स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अपनी मुहिम के तहत श्री बालाजी बच्चा हेल्थ क्लिनिक को सील कर दिया है। ये कार्रवाई उस समय की गई जब क्लिनिक संचालक ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न ही आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। जानकारी के मुताबिक क्लिनिक को कोई वैध पंजीकरण नहीं था, बावजूद इसके वहां बच्चों का इलाज किया जा रहा था, जो कि मरीजों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता था। स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक संचालक को 5 दिन पहले नोटिस जारी किया था, जिसमें सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, लेकिन नोटिस को नजरअंदाज कर दिया गया। मामले की पुष्टि करते हुए सीएचसी प्रभारी रहरा डॉक्टर शशांक चौधरी ने बताया कि हमने क्लिनिक संचालक को पर्याप्त समय दिया, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो आज ये कार्रवाई करनी पड़ी। आगे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी और गैर पंजीकृत अवैध रूप से चल रहे क्लिनिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
और अब बात कर रहे हैं अमरोहा की, जहां पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। गौकशी की घटना के 8 घंटे के भीतर पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक गौकश गिरफ्तार हुआ, एक मौके से फरार हो गया है। तो 2 दिन पहले गौकशों ने गौकशी की घटना को अंजाम दिया था। गौकशी करने वाला शोएब गिरफ्तार कर लिया गया है, दानिश मौके से फरार हो गया है। तो एक बाइक, एक तमंचा, कारतूस, गौकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार तस्कर शोएब पर अमरोहा व दिल्ली में मुकदमे दर्ज हैं। तो थाना सैदन गली पुलिस की ढक्का मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरा मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। जहां खुद को आईएएस अधिकारी बताकर सस्ती दरों पर सरकारी भूमि अलॉट करवाने का झांसा देकर 35 लाख की ठगी के आरोपी को भिरानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शुभम कुमार सोनी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 2 आरोपी अमित वर्मा उर्फ सोनू को अभय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सीओ संजीव कटेवा ने बताया कि परिवादी यचित असीजा पुत्र विनय अरोड़ा निवासी काबरेल थाना आदमपुर हाल भौजाना भादरा ने गत 3 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो मौजाना में ईंट भट्टा का संचालन कराता है। उसे व श्रवण को बताया कि फरीदाबाद के सेक्टर 12 में सरकारी भूमि का आवंटन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, जहां सस्ती दरों पर कीमती भूमि को आपको दिला दूंगा, ये कहा गया। फरीदाबाद में उसकी नज़दीकी जानकारी आईएएस अधिकारी है जो आवंटन में मदद करेंगे। इसके तहत तनस उन दोनों को फरीदाबाद ले गया और खाली ज़मीन दिखाने के बाद एक मॉल ले जाकर एक युवक से मिलवाया, जिसने खुद का नाम आईएएस अधिकारी शुभम सोनी पुत्र नंदू सोनी वार्ड नंबर 5 पुराना बाजार रामनगर वेस्ट चंपारण बताया। आरोपी तनस शर्मा ने बताया कि उन्होंने फरीदाबाद में सस्ती दरों पर सरकारी जमीन दिलाने का झांसा दिया और उसी के तहत ये फर्जीवाड़ा किया। और अब खबर भादरा से है, जहां भिरानी थाना क्षेत्र के गांव सागड़ा के निकट एक सनसनीखेज लूट की घटना में हरियाणा के अनाज व्यापारी से 1,75,000 रुपए छीनने के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। भादरा के डीएसपी संजीव कटेवा जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि त्वरित पुलिस कार्रवाई के चलते घटना के 2 घंटे के भीतर ही आरोपियों को धर दबोचा गया। हरियाणा के हिसार जिले के गाँव हिंदवाल निवासी महेंद्र नायक एक अनाज व्यापारी अपने कारोबारी काम से भादरा उपखंड के गांव भांगवा आए थे। करीब 1 बजे वो अपनी मोटरसाइकिल से गांव सागड़ा के पास की पटरी से होकर वापस लौट रहे थे और उसी समय 3 युवक सुरेंद्र नेहरा, विकास और रोहित जो सभी गांव सागड़ा के निवासी हैं और नहर किनारे मौजूद थे। ये युवक नहर में नहा रहे थे और साथ में खाना पानी भी कर रहे थे। डीसीएसपी कटेवा के अनुसार ये तीनों युवक पहले से जानते थे कि महेंद्र नायक व्यापार के सिलसिले से क्षेत्र में आता जाता है और उसके पास काफ़ी मात्रा में नकदी रहती है। जैसे ही उन्होंने नायक को अकेले नहर की पटरी से गुजरते देखा, उन्होंने उसे रोक लिया। शुरुआत में युवकों ने नायक से अपने खर्चे के लिए 2,000 रुपये मांगे। जब नायक ने रुपए देने से इनकार किया तो युवकों ने ज़बरदस्ती उनकी जेब में हाथ डाला और उनके पास मौजूद करीब 1,75,000 रुपये जो उनके कारोबार से संबंधित थे वो सभी छीन लिए। लूटपाट के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।